हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये वीडियो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसका अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इसके नोट्स जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपना जो है आंसर को देने की कोशिश करना, गैस करने की कोशिश करना, ताकि आपको पता चल पाए कि आपकी तैयारी कहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं: व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक समग्र, राष्ट्रीय आय और मांग एवं पूर्ति। तो इनमें से किसका अध्ययन जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें हमें पता है आंसर क्या हो जाएगा, मांग एवं पूर्ति। इसका अध्ययन हम कहाँ करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत शामिल की जाती है। किस आर्थिक क्रिया को अर्थशास्त्र के अंदर हम शामिल करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है हमें, असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं। सही है, इसको शामिल किया जाता है क्योंकि हमारी आवश्यकताएं क्या है, असीमित हैं। दूसरा दिया है सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, तो इसको भी शामिल किया जाता है। सीमित साधन है, संसाधन हमारे पास सीमित हैं। इन दोनों का ही अध्ययन किसमें हम करते हैं, अर्थशास्त्र के अंदर हम करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक समस्या का मुख्य कारण है। ये जो हमारे पास समस्याएं दी हुई हैं, इसमें से कौन सा आर्थिक समस्या का मुख्य कारण है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है असीमित आवश्यकताएं, बिल्कुल सही। सीमित संसाधन, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, माइक्रो, जिसका अर्थ व्यष्टि या फिर सूक्ष्म होता है, इनमें से किस भाषा का शब्द है ना। हमारी बुक का नाम है ना माइक्रो इकोनॉमी। तो ये जो माइक्रो है, ये कौन सी भाषा से ये शब्द लिया गया है। तो ये जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड आंसर हो जाएगा ग्रीक, है ना। आगे बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये जो हमारे पास 4 जो है स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, हमें ये बताना है। तो पहला हमें दिया है, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत यानी असीमित होती हैं। सही है। संसाधन सीमित हैं, ये भी सही है। दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, ये भी सही है। हमने पढ़ा था दुर्लभता की समस्या से ही क्या होता है, चयन जो है उत्पन्न होता है, चयन की समस्या उत्पन्न होती है। जब सारे ही सही है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी फोर्थ हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चेक कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, साधनों की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। तो निम्नलिखित में से संसाधन या साधनों की विशेषताएं क्या हैं। पहला क्वेश्चन, पहला जो ऑप्शन है, यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, बिल्कुल सही। संसाधन हमारे सीमित हैं और इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, यह भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है, यानी आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो उत्पादन सही है, उपयोग, ये उपयोग नहीं उपभोग होगा। ठीक है, उपभोग ये भी सही है, विनिमय एवं निवेश ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, फोर्थ हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तरह की समस्या है। ये जो आर्थिक समस्या है, ये कैसी समस्या है, चयन की समस्या है, उपभोक्ता चयन की समस्या है, फॉर्म की समस्या है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, फॉर्म चयन नहीं होता है, उपभोक्ता चयन नहीं होता है, सिर्फ क्या कहते हैं, चयन या फिर चुनाव की समस्या। तो आर्थिक समस्या क्या है, चयन की समस्या है या फिर चुनाव की समस्या है। ठीक है, आंसर हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट आंसर हो गया। 9वां क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में हमने अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया है। तो हमने पढ़ा था 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था व मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये सारे हमारे आंसर हो जाएंगे, उपरोक्त सभी, फोर्थ हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे दिया है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, यानी दोनों ही पाए जाते हैं, निजी क्षेत्रक भी पाए जाते हैं और सार्वजनिक क्षेत्रक भी पाए जाते हैं, ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है। तो देख लेते हैं, इसका आंसर हमारा क्या होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा, है ना। थर्ड हमारा यहाँ पे देखिए, इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक और निजी दोनों होते हैं। इसी के साथ साथ ये भी देख लीजिए, ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, इसमें केवल निजी क्षेत्रक होते हैं, है ना। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, इसमें केवल सार्वजनिक क्षेत्रक होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना, एक ही क्वेश्चन में हमारा 3 क्वेश्चन बन जाएगा। पूंजीवादी है तो निजी, समाजवादी है तो सार्वजनिक, और मिश्रित है तो निजी और सार्वजनिक दोनों का सह अस्तित्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11,
एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक उत्पादन नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता ये भी नहीं होगा, लाभ कमाना ये पूंजीवाद का होता है तो ये भी नहीं होगा, अधिकतम जन कल्याण बिल्कुल सही। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम जन कल्याण करना। फोर्थ यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय हम कौन सी अर्थव्यवस्था में लेते हैं? ठीक है, देखिए फिर से मैं बोल रही हूँ, कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय किस अर्थव्यवस्था में लिया जाता है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा सिंपल सा क्लियर है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कीमत तंत्र के माध्यम से क्या किया जाता है? निर्णय लिया जाता है। अच्छा एक चीज़ और, यही जो कीमत तंत्र है इसी को हम क्या कहते हैं? बाजार शक्तियाँ, है ना। आप लोगों ने बाजार शक्तियाँ पढ़ा होगा, तो इसी को क्या कहा जाता है? कीमत तंत्र कहा जाता है। तो बाजार शक्तियों के माध्यम से या फिर कीमत तंत्र के माध्यम से कौन से अर्थव्यवस्था में निर्णय लिया जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का हमें बताना है। समष्टि अर्थशास्त्र में हमने पढ़ा था कि सभी अर्थव्यवस्था को जो है एक मान करके फिर उसका अध्ययन करते हैं, है ना। तो किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय सही है, पूर्ण रोजगार ये भी सही है, कुल उत्पादन ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। इन सभी का जो है अध्ययन कहाँ पे किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है, फोर्थ हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 14th क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा कौन सी है? इनमें से व्यष्टि अर्थशास्त्र कौन सा है? तो देखो अभी हमने पढ़ा था आय निर्धारण तो समष्टि में, ये नहीं होगा। रोजगार भी समष्टि में है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बच गया क्या? वस्तु की कीमत निर्धारण। और कीमत निर्धारण कहाँ पे होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में पाया जाता है। 14th का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 15th क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? अच्छा अब देखिए, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। TR जैन बुक में नहीं दिया हुआ है स्टेटमेंट, बट NCERT में दिया हुआ है। तो ये NCERT का क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके, कि ये स्टेटमेंट, ये जो शब्द है ये किसने कहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है एडम स्मिथ ने। ठीक है, एडम स्मिथ जो कि अर्थशास्त्र के जनक हैं, उन्होंने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, ये शब्द किसने कहे हैं? तो ये शब्द किसने कहे हैं? रॉबिन्स ने कहे हैं। ठीक है, रॉबिन्स जो हैं ये भी एक हमारे अर्थशास्त्री हैं, ग्रीक के हैं। इन्होंने क्या कहा था? अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, यानी चयन की समस्या को इन्होंने अर्थशास्त्र बताया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? ये मैं अभी आपको बताई थी, है ना। कौन है? एडम स्मिथ, ये अर्थशास्त्र के जनक हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, सबसे पहले माइक्रो शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम जो पढ़ रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो कहते हैं। माइक्रो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से, ये हमने अभी पढ़ा था। लेकिन सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? तो देखिए सबसे पहले इसका इस्तेमाल करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे रैगनर फ्रिश, है ना। तो फोर्थ यहाँ पे हमारा आंसर होगा, इसको आप भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैगनर फ्रिश। आगे बढ़ते हैं। 19, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन कौन से अर्थव्यवस्था में किया जाता है? तो व्यष्टि में, आय विश्लेषण में, समष्टि में, या इनमें से कोई नहीं। किस में किया जाता है? व्यष्टि में। आय विश्लेषण तो कुछ होता ही नहीं है, समष्टि में नहीं होगा, है ना। देखिए इसके अलावा व्यष्टि में उपभोक्ता व्यवहार के अलावा, उपभोक्ता के अलावा किसका? उत्पादक व्यवहार या फिर उत्पादक सिद्धांत भी आप बता सकते हैं, कह सकते हैं, और फिर कीमत व्यवहार या फिर कीमत सिद्धांत भी आप कह सकते हैं। इन तीनों का अध्ययन जो है कहाँ पे किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो एग्जाम में आपसे उपभोक्ता व्यवहार पूछे, उत्पादक व्यवहार पूछे या कीमत व्यवहार पूछे, सबका आंसर क्या बनेगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 20, उपभोक्ता प्रभुत्व होता है। कौन सी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को प्रभुत्व माना जाता है? उपभोक्ता के नज़रिए से जो है निर्धारण लिए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था में, मुक्त अर्थव्यवस्था में, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था में? तो मुक्त में तो होगा नहीं, मुक्त में तो बाजार जो है वो निर्णय लेता है, बाजार जो है वहाँ पे प्रभुत्व होता है। तो उपभोक्ता का प्रभुत्व कहाँ होता है? नियंत्रित में होता है और मिश्रित में होता है। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 and 3। यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, 1 और 3 में।
ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की समस्या से संबंधित नहीं है। देखो क्वेश्चन नहीं वाला पूछा है, हाँ वाला आंसर मत कर देना, नहीं बताना है किस से चुनाव की समस्या, चयन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो आय का अधिक होना हो सकता है, सीमित संसाधन, ये तो चयन की समस्या को उत्पन्न करते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग, ये भी उत्पन्न करते हैं, ये भी नहीं होगा। असीमित आवश्यकताएं भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया, आय का अधिक होना। आय के अधिक होने से, ना होने से चयन की समस्या का कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। 22 है, अर्थव्यवस्था के किस रूप में सरकार निर्णय प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है। देखिए फिर से लिखा है नहीं करती है, तो जिसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता वो कौन सी अर्थव्यवस्था है, बाजार अर्थव्यवस्था या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाजार अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ते हैं, 23, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में दुर्लभता उत्पन्न होती है। तो देखिए दुर्लभता मैंने आपको समझाया नोट्स में, कब उत्पन्न होगी, जब मांग जो है वो अधिक होगा, किससे, पूर्ति से। ठीक है, तो जब भी मांग पूर्ति से अधिक होगा तो वहां पे क्या हो जाएगी, दुर्लभता उत्पन्न होगी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए मांग अधिक होना चाहिए किससे, पूर्ति से, तो इसका आंसर हमारे पास सेकंड ऑप्शन होगा। नीचे स्लाइड में जो है आंसर गलत लगा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान से बनाइए। इसका आंसर हमारे पास सेकंड होगा, ये हमारा आंसर नहीं है। सेकंड आंसर होगा जिसमें मांग अधिक होनी चाहिए किससे, पूर्ति से अधिक होनी चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, सेकंड आंसर इसका है। 24, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। आर्थिक क्रिया का उदाहरण बताना है। तो देखिए आर्थिक क्रिया में उत्पादन आता है, उपभोग आता है, विनिमय आता है, तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। और इन 3 टर्म के अलावा आर्थिक क्रिया में और क्या आता है, निवेश आता है। ठीक है, चारों टर्म याद रखिए। आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या शामिल है, उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय। आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 25, निम्नलिखित में से किसका संबंध आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था से है। तो आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तथ्य, विचार, दोनों और कोई नहीं। तो आंसर आदर्शात्मक है, क्या हो जाएगा, विचार। 2 तरह की अर्थव्यवस्था होती है, आदर्शात्मक और वास्तविक। वास्तविक में तथ्यों से संबंधित होता है और जो आदर्शात्मक होता है ये विचारों से, सोच से संबंधित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका संबंध, निम्नलिखित में से किसका संबंध वास्तविक अर्थव्यवस्था से। अभी अभी मैं आपको बता ही चुकी हूँ किसका है, तथ्यों से है ना। तो तथ्यों का संबंध वास्तविक अर्थव्यवस्था से है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, 27, वास्तविक अर्थव्यवस्था में जो कथन शामिल होते हैं उनकी, देखिए वास्तविक है तो वास्तविक में जो भी कथन होते हैं उनकी सत्यता की जांच की जा सकती है। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ही आंसर हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 28, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रित होता है। तो जो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था होती है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था को और हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, है ना। तो इसमें जो है किसका नियंत्रण होता है, तो इसमें किसका, सरकार का नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सरकार का। आगे देखते हैं, किस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्रक में सक्रिय होती है। तो निजी क्षेत्रक जहाँ पे प्रमुख होता है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है, बाजार अर्थव्यवस्था। इसी को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी बोलेंगे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और समझा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। बाजार अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र सक्रिय होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्रक और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में निजी और सार्वजनिक दोनों पूछा जाता है तो आंसर क्या हो जाता है, मिश्रित। और जो समाज अर्थव्यवस्था होता है इसमें केवल सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखना। एक ही क्वेश्चन से हमारा 3 क्वेश्चन बन गया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, वह व्यवस्था जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका को अर्जित करते हैं क्या कहलाती है। तो उस अर्थव्यवस्था को, उसको हम क्या कहते हैं, व्यवस्था जिसमें लोग अपनी जीविका अर्जित करते हैं ना, जिसमें लोग पैसे कमाते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को, ऐसी व्यवस्था ही क्या कहलाएगी, अर्थव्यवस्था। स्लिप टंग हो रहा है। तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो थे हमारे इंपॉर्टेंट सारे एमसीक्यू थे जो कि हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है मुझे आप लोगों को जो है ये समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद जो है हमारा जो भी नेक्स्ट होगा टॉपिक, उसमें हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है। चलते हैं, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।